Dear students, today we will discuss about the invitation of shares for subscription. मतलब कैसे एक कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो उनके शेयर्स को परचेज करे, सब्सक्राइब करे। इसके कुछ फिक्स और सीक्वेंस में स्टेप हैं। उन्हीं स्टेप्स को मैं बहुत ब्रीफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सो फोकस ऑन माय वर्ड and focus on slide. Let's start. The first step, that is issue of prospectus. सबसे पहले कंपनी मार्केट में अपने प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें कंपनी के रिगार्डिंग हर एक इसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं। और इस स्टेप पे आपको याद रखना है, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस फॉर द सब्सक्रिप्शन। सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ही पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स परचेज करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है, बिकॉज ऑफ वो रेस्ट्रिक्ट करती है पब्लिक को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। वो सिर्फ अपने नॉन पर्सन को ही इनवाइट करती है। दैट्स वाई प्राइवेट कंपनी इशू स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। वो प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें उनके नॉन पर्सन जो शेयर्स परचेज करते हैं उनका नाम होता है, उनका डिटेल होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हैं जो आपको रिमेंबर रखना है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग। ये पब्लिक कंपनी ही इन्वाइट कर सकती है पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी नहीं करती है। और प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करती है तो वो प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करती है, उसकी जगह पे स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। वो भी सिर्फ रजिस्ट्रार को, पब्लिक को नहीं। नाउ द सेकेंड स्टेप, दैट इज रिसिप्ट्स ऑफ शेयर एप्लीकेशन। इस स्टेप पे कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू हुए थे उनको लोग यानी पब्लिक परचेज कर लेते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो उस कंपनी में अप्लाई करते हैं। तो जब भी वो अप्लाई करते हैं तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भी देते हैं। तो उसी एप्लीकेशन मनी को जब कंपनी रिसीव करती है तो उस सेकंड स्टेप में उसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है। द फर्स्ट, दैट इज़ एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 39 सबसेक्शन 2, application amount should not be less than 5% of nominal value of the shares। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर एप्लीकेशन पे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट नॉमिनल वैल्यू के 5% से कम नहीं होना चाहिए। नॉमिनल वैल्यू मतलब शेयर्स के फेस वैल्यू से 5% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके फेस वैल्यू के 5% से कम नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे सेबी का भी एक रूल है, दैट इज एज पर सेबी एप्लीकेशन अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। सेबी के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन मनी है वो इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस पे कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च करती है। अगर वो 10 वाले शेयर्स 20 रुपये में लॉन्च करती है तो इशू प्राइस 20 रुपये है, ठीक है। 10 रुपये जो फेस वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू है। तो जब हम नॉमिनल वैल्यू को 20 बनाते हैं तो कंपनी एक्ट का रूल एप्लीकेबल होता है कि वो 5% से कम नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन मनी। और जब हम इशू प्राइस को 20 बनाते हैं तो सेबी का रूल अप्लाई होता है कि वो 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ ऑल एप्लीकेशन मनी शुड बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। जो भी एप्लीकेशन मनी आएगा उसको कंपनी यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि वो 90% शेयर्स का अमाउंट रिसीव ना कर ले। जब तक 90% यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी रिसीव नहीं कर लेता तब तक पब्लिक का सारा अमाउंट जो कि एप्लीकेशन मनी के रूप में कंपनी के पास आया है, कंपनी एक बैंक अकाउंट में एस्क्रो अकाउंट ओपन करेगा और उसमें डिपॉजिट करेगा, ठीक है। उसे भी यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस में जो थर्ड स्टेप आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स।
अब कंपनी की ने जैसे ही 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिए, उसके बाद वो कंपनी एप्लीकेशन मनी को यूज़ कर सकता है और जिसको चाहे जिसके एप्लीकेशन स्क्रीन करने के बाद वो उसे लगता है कि ये ठीक है, उसको अपने शेयर्स अलॉट कर देता है। तो वो 3rd नंबर पे आता है, स्टेप पे आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है। द फर्स्ट इज़ नो अलॉटमेंट शेल बी मेड अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट 90% ऑफ इशू कैपिटल रिसीव बाय द कंपनी। ये ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। द सेकेंड पॉइंट दैट इज अलॉटमेंट मस्ट बी मेड फ्रॉम द 5th डे ऑफ प्रोस्पेक्टस इशूड। अलॉटमेंट का ये काम प्रोस्पेक्टस इशू होने के 5वें दिन से किया जाएगा, उससे पहले नहीं। अगर वो पहले कर देता है तो वो वैलिड वर्क नहीं होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर, इस स्टेप पे, अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज सेंड टू द अलॉटी। जिस भी बंदे को कंपनी स्क्रीन करने के बाद अपने शेयर्स अलॉट करती है तो अलॉटमेंट का लेटर भी उस बंदे के पास भेजेगी। तो ये 3 चीज़ आपको इस स्टेप पे याद रखनी है। नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ द 4th, कॉल्स ऑफ शेयर्स। अब कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं सभी पब्लिक के पास, जिन्होंने अप्लाई करा था, जिसको कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए थे, उनके पास अब शेयर्स मौजूद हैं। अब कंपनी अपने नीड के अकॉर्डिंग उन शेयर होल्डर से धीरे धीरे डिमांड करती है कॉल्स के फॉर्म में, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर अभी आपको 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, वो याद रखनी है। द फर्स्ट इज़ पेबल अमाउंट ऑन कॉल्स ऑफ शेयर शुड नॉट बी एक्सीड 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब जो भी वो कॉल किया जाएगा वो कॉल फेस वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले एप्लीकेशन मनी में क्या था, कम नहीं होना चाहिए, यहाँ है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप यू गॉट इट माई वर्ड व्हाट आई एम सेइंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 month बिटवीन 2 कॉल्स। 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। ठीक है, नाउ द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस स्टेप, दैट इज 14 days नोटिस मस्ट बी सेंड टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। कम से कम शेयर होल्डर को 14 दिन पहले ही इस बात का नोटिस मिल जाना चाहिए कि आपको अमाउंट कॉल का पे करना है। 14 दिन का नोटिस पीरियड इसलिए भेजा जाता है ताकि कम से कम इस टाइम पीरियड में शेयर होल्डर नेसेसरी अमाउंट को अरेंज कर सके। तो ये 4 स्टेप थे और इसी स्टेप को फॉलो करके कंपनी आगे बढ़ती है और सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट आप याद रख लीजिए अपने माइंड में, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर कॉल अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। ये एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट गिवर का अकाउंट है, शेयर होल्डर का अकाउंट है, और शेयर होल्डर्स एक नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स है। ठीक है, शेयर होल्डर का एक ग्रुप है, तो अलग अलग बंदों का नाम न लिख करके हमने एक स्टेप पे उसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का नाम दे दिया, दूसरे स्टेप पे उस ग्रुप को हमने शेयर अलॉटमेंट का नाम दे दिया, और तीसरे स्टेप पर हमने उस ग्रुप को शेयर कॉल्स अकाउंट का नाम दे दिया। तो ये एक ग्रुप है पर्सन का, दैट्स वाई इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर सकूं और एक अच्छी वीडियो, और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर।